So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। अपनी पिछली कक्षाओं में हमने बात करी थी धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम कुछ नई चीज़ें इस टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। सो आज की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने बायोट-सेवर्ट को समझा था, बायोट-सेवर्ट लॉ को, और इसका हमने न्यूमेरिकल्स भी करे हैं और हमने इसके साथ साथ लॉरेंज बल को भी समझा था और हमने यूज करा था, एप्लीकेशन देखा था बेसिकली किसका, बायोट-सेवर्ट लॉ का, एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में भी एक हम लोग और डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाला था क्या क्या चीजें हमने, ये मैंने आपको यूनिट्स बताई थी इसकी। इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था किसी वृत्ताकार जो कुंडली है उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B = μ0I n/2r होता है, जहां पर कैपिटल N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। ठीक है, अब इसमें देखो एक और चीज बताता हूं आपको कि अगर ये पूरी कुंडली ना हो, पूरी कुंडली ना हो मतलब ये क्या हो, आधी कुंडली हो, है ना। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं, इनको भी नोट डाउन कर लें। ठीक है, इनको भी समझ लें। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया और ये बोला गया कि यहाँ पर जो कुंडली है ये पूरी नहीं है, ये जो कुंडली है ये क्या है, हाफ है। ये हमने फॉर्मूला बनाया था, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0I n। अब सपोज ये कुंडली जो हो गई ये अर्धवृत्ताकार हो गई, मतलब पूरा नहीं, अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार के लिए क्या हो जाएगा, जो B आएगा वो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। बेसिकली हम इसको डिराइव कर सकते हैं कैसे, यहां पर देखो हमने क्या करा था, जब इसको ऐड किया था ना, इंटीग्रेट किया था, तो अगर मैं पूरा वृत्ताकार है तो वहां पर जब उसकी छोटी छोटी लंबाइयों को ऐड करूंगा तो 2πr आएगा, लेकिन जब अर्धवृत्ताकार होगा तो यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा, πr। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो πr होती है और पूरे वृत्त की जो परिधि होती है 2πr। तो सेम एक्सप्रेशन करेंगे, यहाँ पर πr आएगा, है ना। तो उसके फलस्वरूप आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 1/2 × μ0I n/2r, और ये बन जाएगा B = 1/2, n हटा देते हैं, है ना, फिर तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला μ0I/2⁴r, μ0I/4r। किसके लिए, अर्धवृत्ताकार कुंडली के लिए। समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम इसमें देखते हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अभी तो हमने क्या करा था, अभी हमने सेंटर पर निकाला था, इससे पहले हमने कहां पर निकाला था, देखो भाई ध्यान से देखो, हमने निकाला था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब की बार हम क्या कह रहे हैं, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन इसका बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से आप देखना, इजी है, आसान है, कोई मुश्किल ज्यादा नहीं है, बस ध्यान से देखना और समझना, आ जाएगा। ठीक है, चलिए
तो देखिए किस तरीके से जाएगा डेरिवेशन। सपोज ये हमारे पास एक लूप है, क्या है, लूप है कुछ इस तरीके से, है ना, ये क्या है, एक लूप है, कुंडली है, ठीक है। और इस कुंडली का अक्ष क्या हुआ, इस कुंडली का अक्ष का मतलब क्या हुआ, इस कुंडली का अक्ष का मतलब हुआ, सपोज ये केंद्र है, ये क्या है, ओ सेंटर है, ये किसका, इस कुंडली का। तो अक्ष का मतलब हुआ कि ये वाली लाइन, कौन सी, ये वाली लाइन, ये हुआ इसका अक्ष, ठीक है। तो सपोज मैं बोल रहा हूं इस कुंडली के अक्ष पर जो x दूरी पर है कोई बिंदु है, सपोज यहां पर कोई बिंदु P है, समझ में आया। इस कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है। तो इस P बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हमको निकालना है, समझ में आई बात। इस P बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हमको निकालना है, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसका डेरिवेशन हम लोग लिखते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये वाला, ये मैं ले लेता हूं स्मॉल r। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, हम जानते हैं सिमेट्री से ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल r होगा, क्योंकि केंद्र O जो है वहां से P की जो दूरी होगी वो इन दोनों पॉइंट से बराबर होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि एक वृत्त है, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस होगा स्मॉल r। अच्छा, इस वृत्त की कुछ त्रिज्या भी होगी, इस वृत्त की क्या होगी, कुछ त्रिज्या भी होगी, ये, इसको मैं कैपिटल R बोल लेता हूं, चलो इसको मैं क्या बोल लेता हूं, कैपिटल R बोल लेता हूं। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तभी तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो सपोज इस कुंडली में धारा कुछ इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऐसे I की दिशा ये है, फिर यहां से ऐसे, ये कौन सी दिशा है, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी के घूमने की दिशा में इसमें धारा जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ऐसे करके इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है और इसके केंद्र से इसके अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा इस बिंदु पर, इसके कारण हमको वो फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई, समझ आ गया। सपोज ये कोण थीटा है, तो देखो क्या होगा, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा, चलिए लिखें इसमें। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, पहले इसमें लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, कैपिटल R हमने एज्यूम करी है, एवं जिसका सेंटर क्या है, O, के अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ज्ञात करनी है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और थोड़ा सा हमारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, ठीक है। सबसे पहले बायोट-सेवर्ट के नियम के हिसाब से, बायोट-सेवर्ट के नियम के हिसाब से देखो इस चीज का यूज करेंगे। बायोट-सेवर्ट लॉ अगर आपको याद कराऊं तो उसके अकॉर्डिंग जो चुंबकीय क्षेत्र होता था हम निकालते थे बहुत छोटी सी लेंथ के लिए, होता था μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, है ना, μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर टेस्ला, है ना, यही यूनिट बताई थी आपको बी की, है ना। हाँ,
ये यूनिट्स बताई थी आपको, तो यूनिट्स का ध्यान रखना भाई आप लोग। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं और टेस्ला भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें आप, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इन दोनों बिंदुओं के कारण, चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा इन दोनों बिंदुओं के कारण, जरा ध्यान से देखना, इस बात को समझना आप, इन दोनों पॉइंट्स के कारण, यहां पर आपको जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये, इसके कारण, क्योंकि यहां पर जो धारा की दिशा है वो क्लॉकवाइज है और यहां पर जो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्योंकि धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत है, क्योंकि धारा की दिशाएं क्या है, परस्पर विपरीत है, इसीलिए जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इन दोनों पॉइंट के कारण इस बिंदु पर, वो क्या होगा, वो ऑपोजिट होगा। इन दोनों पॉइंट्स के कारण जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, और क्योंकि ये लूप है तो हर एक पॉइंट के कारण उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखने को मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इन दो पॉइंट्स के कारण हम लोग देख रहे हैं कितना नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और फिर सारे लूप के लिए उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये तरीका हम लोग यूज यहां पर कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर हमको दो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेंगी इस तरीके से, दोनों के डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के डिफरेंट होगी, है ना, सिमिलर नहीं होगी। तो इस केस में ये वाला और इस केस में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा, यहां पर ये वाला और यहां पर ये। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को तो हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इसका। तो भाई हर एक वेक्टर के क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, तो ये उसका कॉस का कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा db cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा इसका साइन का कंपोनेंट हो जाएगा। साइन के कंपोनेंट को मैं ऐसे शो कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से जो ऊपर वाला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसका भी कॉस का कंपोनेंट अलग, ये वाला कंपोनेंट अलग, और ये रहा इसका साइन का कंपोनेंट, ये अलग, ये। ठीक है, तो यहां पर जरा समझने की कोशिश करना, मैं ये डायग्राम क्यों बना रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो ये वाला ये जो कॉस का घटक है दोनों का, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हुआ चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से आएगा, इस वाले घटक की वजह से। ये दोनों क्या है, ये साइन के घटक है, ये db साइन थीटा है और ये भी db साइन थीटा है, ये वाला भी। तो जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो रहेगा db साइन थीटा, और b इज इक्वल टू db साइन थीटा। और ये db साइन थीटा को मुझे क्या करना है, हर एक इस पूरी कुंडली में जितने भी पॉइंट होंगे सबकी वजह से कितना रहेगा, db साइन थीटा रहेगा। तो मुझे क्या कर लेना है, इस db साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देना है, यानी कि इसका समाकलन कर देना है। बस ये चीज मुझे आपको समझानी थी, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये चीज समझना ही इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और थोड़ा सा मुश्किल पार्ट यही है कि हमको ये चीज समझ में आए कि जो b है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर db साइन थीटा। अगर ये समझ में आ गई तो फिर कहानी बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि db की वैल्यू मैंने आपके पास लिखी हुई है μ0/4 बायोट-सेवर्ट लॉ से I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, है ना, और फिर I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर परपेंडिकुलर है कैपिटल R और हाइपोटेनस है स्मॉल r, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R बटे स्मॉल r, है ना, कैपिटल R बटे स्मॉल r। तो b इज इक्वल टू μ0/4 अच्छा ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। अब μ0/4, ठीक है, यहां पर आ जाएगा μ0/4 I, ठीक है, और अपॉन r स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है भाई, ठीक,
इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएल का। डीएल मतलब पूरी कुंडली का। ठीक, इसके आगे देखो कैसे होगा स्टेप। इसके आगे का स्टेप बता रहा हूं, इस वाली लाइन के बाद का। ये b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये आर क्यूब हो जाएगा अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब अगर मैं इस पूरी लंबाई को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हम क्या बोलते हैं, 2 पाई आर के इक्वल होता है। ये 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 टाइम्स, है ना, और यहां पर आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक आई सपोज कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, यहां पर ये स्मॉल आर की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू। तो आप जानते हैं ये क्या है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ना। तो यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर होगा। अब आर की वैल्यू में देखूं तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब मैं इसको ये भी कह सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो आर क्यूब में करूंगा तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वैल्यू मुझे यहां पर रखनी है, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमको बनाना था इसमें, ठीक है। तो किसी वृत्ताकार जो कुंडली है उसके अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है भाई, म्यू 0 आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये बात, इसको नोट डाउन करें। इन केस अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं तो जरूर बताएं, मैं समझाने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आए तो किसी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहां तक की बातें समझ में आ गई। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो हमको मिला वो कुछ ये मिला, वो कुछ ये मिला हमको, ठीक है। अब यहां पर और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स यहां से पूछे जा सकते हैं हमसे। एक्स क्या है भाई, एक्स ये सेंटर से, केंद्र से दूरी है उस पॉइंट की, उस बिंदु की जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहां पर B का अधिकतम मान कब होगा, B का अधिकतम मान कब होगा, मतलब इस फॉर्मूला में हमको कब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हमको B का मान मैक्सिमम मिलेगा। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू 0 प्लेस कर देता हूं तो मेरी समीकरण बन जाती है b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, ठीक है। b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर 2, अब यहां से आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब देखो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर,
तो नीचे क्या आ गया 2r³, ये r² से r³ कट जाएगा तो एक r बचेगा ओनली, तो μ0 I अपॉन 2r। ये हमको मैक्सिमम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा कब, जब x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट यहीं पर है, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र वो यहीं पर ही है, O पर, मतलब कि O क्या है, केंद्र है। तो जब केंद्र पर कोई पॉइंट होगा, सेंटर पर कोई पॉइंट होगा, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी, वो आएगी μ0 I अपॉन 2r। और क्या ये फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला हुआ है? हाँ, ये तो हमने पहले भी निकाला है। तो देखो जरा क्या ये फॉर्मूला सिमिलर है उसके, या फिर ये अलग आ रहा है? अलग अलग तो नहीं आना चाहिए, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला था जो हमने इससे पहले डिराइव किया था, है ना, μ0 I अपॉन 2r। समझ में आ रहा है? किसी कुंडली के केंद्र पर, है ना, किसी कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, μ0 I अपॉन 2r। और अभी अभी हमने यहां से इस फॉर्मूला से भी ये चीज फाइंड आउट करी, तो हमको कितना आंसर मिला, μ0 I अपॉन 2r। समझ रहे, रिलेशन देख रहे, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां पर इस फॉर्मूला को मैं जानता हूं, इस डेरिवेशन को मैं जानता हूं, तो इससे मेरा पीछे वाला जो फॉर्मूला है वो भी डिराइव हो रहा है आराम से। बस x की वैल्यू 0 रख देनी है और वो फॉर्मूला भी बन गया आराम से, है ना। तो अगर इसमें एक और केस आता है, जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर एक और केस आता है इसमें, वो भी बता देता हूं आपको। चलिए, एक पॉइंट इसमें और पूछा जाता है, वो ये बता देता हूं आपको। इसमें 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज ये है कि यदि ये जो आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है, अगर इसमें बहुत सारे फेरे हों, मतलब ऐसी 10-15 कुंडलियां हों या फिर काफी सारे फेरे हों, यानी कि कुंडली में फेरे हों, और फेरों की संख्या सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, कोई एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो फेरों की संख्या को मैं कोई भी संख्या n ले रहा हूं, n की जगह हम लोग अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे जो क्वेश्चन में दी रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो उतने गुना बढ़ जाएगा जितने गुना हमने कुंडलियां उसमें जितने फेरे हमने रखे। अगर एक फेरा होगा तो इतना रहेगा, 2 फेरा होगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 3 फेरा होगा तो इसको 3 गुना हो जाएगा, 4 फेरा तो 4 गुना। मतलब कि जितना भी आपके बी निकल के आ रहा है एक कुंडली के कारण, ठीक है, एक कुंडली के कारण जो वैल्यू निकल के आ रही है चुंबकीय क्षेत्र की यानी मैग्नेटिक फील्ड की, उसको कर दो मल्टीप्लाई n, उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई n, और आपका काम हो गया। ठीक है, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो आपको क्या कर देना है, आपको बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है। एक कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है वो, उसको मल्टीप्लाई कर दो n से, इतना टेस्ला। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर में हमने अब तक बायोट-सेवर्ट के लॉ को समझ लिया है। ठीक है, आगे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से एक साइक्लोट्रॉन भी है। ठीक है, और हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये जो हम बायोट-सेवर्ट के लॉ के यूजेस पढ़ रहे हैं, इसके और जो एप्लीकेशंस होंगे उनको भी देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वो भी हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। आगे आने वाली कुछ क्लासेस में इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, और ये चैप्टर
कंप्लीट किया जाएगा। फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से इस चैप्टर को कंप्लीट करना, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में जो बातें की गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।